मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री लवर। मेरा नाम है नीतीश और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अप्रैल 2020 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो कि बाइलिंगुअल होंगे और आपको सभी तरह के एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि नाबार्ड, AFO, RRB, SO, FCI इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल माह 2020 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कोपरा, यानी कि एक नारियल का रूप होता है कोपरा, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, पर MSP 2020 के लिए अप्रूव कर दिया है। सबसे पहले हम MSP के बारे में जान लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें क्या होता है, अगर कभी फसलों की कीमत काफ़ी गिर जाती है तो सरकार द्वारा उसे मिनिमम फिक्स्ड मूल्य पर खरीदा जाता है, ताकि किसानों का नुकसान कम से कम हो या ना के बराबर हो और किसान अगली बार फसल उगाने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। MSP का रिकमेंडेशन CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस द्वारा किया जाता है एवं मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले हम मिलिंग कोपरा की MSP को देखते हैं। मिलिंग कोपरा, जो कि मेनली ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी MSP 2019 में थी 9,521 रुपये प्रति क्विंटल और 2020 में है 9,960 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 439 रुपये का इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसके अलावा बाल कोपरा, जो कि एडिएबल कंजम्पशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है और वेरियस टाइप के फूड मटेरियल में इसका यूज होता है। इसकी 2019 में जो MSP थी 9,920 रुपये प्रति क्विंटल और 2020 में है 10,300 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 380 रुपये की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। यह मुख्यतः लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि किसानों को किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इस ऐप के द्वारा फार्मर्स, ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि किसान और व्यापारी ट्रांसपोर्टेशन का सुलभ जरिया खोजकर वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सके, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा डेवलप किया गया ऐप है, जो कि किसी भी कृषक के द्वारा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब एक न्यूज़ है ई-नाम से। ई-नाम में अभी 3 नए मॉडल को ऐड किए गए हैं, जो कृषकों को कोविड-19 के समय फिजिकली जाने की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम कर देगा, यानी कि उन्हें ट्रेड करने के लिए मंडी में या फिर बाज़ार में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम ई-नाम के बारे में जानते हैं। ई-नाम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, यानी कि 14 अप्रैल 2020 को इसके 4 साल पूरे हो गए हैं। यह मैनेज किया जाता है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा। यह एक ऑनलाइन व्यापार का एक माध्यम है अब हम ई-नाम के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। यह एक ऑनलाइन व्यापार का एक माध्यम है जो फार्मर्स, ट्रेडर्स और बायर्स को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा बेहतर कीमत पर ट्रेड करने की अनुमति प्रदान करता है, और वो भी घर बैठे। अब 3 मॉड्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। पहला मॉड्यूल है नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट मॉड्यूल इन ई-नाम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त वेयर हाउस से सीधे व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें WTRA द्वारा, यानी कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड होना होगा एवं राज्यों द्वारा डीम्ड मार्केट का दर्जा प्राप्त होना होगा। इस तरह से तेलंगाना में 14 वेयर हाउस और आंध्र प्रदेश में 23 वेयर हाउस, यानी कि 23 वेयर हाउस को ये मान्यता पहले ही प्राप्त है और ये वर्क कर रहे हैं। दूसरा मॉड्यूल है FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल। FPO के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। FPO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कृषि उत्पाद वाले फार्मर्स आपस में ग्रुप बनाकर इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी हो और साथ में मिलकर व्यापार भी कर सकें। इस मॉड्यूल में FPOs अपने उत्पाद
उत्पाद या कलेक्शन की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जिससे व्यापारी को उनकी क्वालिटी एवं प्राइस का आकलन करने में काफ़ी आसानी मिलेगी एवं सक्सेसफुल बोली लगने के बाद एफपीओ सीधे अपने भंडारगृह से उस उत्पाद को बेच सकते हैं एवं यह एफपीओ को ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। यानी कि सारे काम लगभग आपको घर बैठे ही हो जाएंगे। इस कोविड-19 की घड़ी में आपको निकलने की ज़रूरत बहुत कम कर देता है यह ऐप। और तीसरा मॉड्यूल है लॉन्च ऑफ लॉजिस्टिक मॉड्यूल। लॉजिस्टिक मॉड्यूल के तहत जेन्युइन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के वेबसाइट को लिंक किया जाएगा, जिसमें कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी आसानी होगी। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन का जरिया काफ़ी आसान हो जाएगा। किसान खुद से ट्रांसपोर्टेशन का जरिया देख सकते हैं। जितने भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं ये सारी रजिस्टर्ड होगी। इसमें किसान अपने इच्छा अनुसार, अपनी सेवा अनुसार या अपनी खर्च के अनुसार उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं। ई नाम के अंतर्गत जो है, इस फैसिलिटी के अंतर्गत करीबन 3,75,000 से ज़्यादा ट्रक्स को लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के द्वारा जोड़ा जाएगा। अब तक ई नाम के अंतर्गत 16 राज्यों और 2 यूटीज में 785 मंडियों को लिंक किया गया है और जल्द ही इसे 1,000 करने का लक्ष्य है। ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट डेटा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ये 785 मंडियों को बिल्कुल रिसेंटली 200 मंडियों को ऐड किया गया। इससे पहले 585 मंडियों को ऐड किया गया था, 200 मंडियों को ऐड किया गया है, तो ये अब तक 785 मंडी हो गई है। इसे 1,000 करने का लक्ष्य है, जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर, जो कि है कैरट, यानी कि गाजर की एक नई बायोफर्टिफाइड वैरायटी मधुबन गाजर जूनागढ़ गुजरात के एक फार्मर साइंटिस्ट श्री वल्लभ भाई वासराम भाई मारवंजा के द्वारा डेवलप की गई है। इन्होंने इससे पहले 2 मुख्य अवार्ड्स भी लिए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला अवार्ड है नेशनल ग्रास रूट्स इनोवेशन अवार्ड्स 2017 में इन्हें मिला था। दूसरा पद्मश्री 2019 में इन्हें मिला था। मधुबन गाजर के बारे में कुछ जान लेते हैं। मधुबन गाजर में बीटा कैरोटीन कंटेंट जो है 277.75 mg प्रति केजी के हिसाब से पाया जाता है। आयरन कंटेंट जो है इसमें 276.7 mg प्रति केजी के हिसाब से है और इसकी उपज जो है करीबन 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा ये वैरायटी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेस्ट की गई थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि मैंने हाल ही में इससे पहले की जो करंट अफेयर की वीडियो आई थी उसमें एक बायोफोर्टिफाइड वैरायटी का जिक्र किया था। उस बायोफोर्टिफाइड वैरायटी के नाम के बारे में आप लोग कमेंट करिए और वो किस फसल से रिलेटेड है आप ये भी कमेंट करिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 जो क्लोज्ड फर्टिलाइजर प्लांट हैं उसे रिवाइव करने का यानी कि आरंभ करने का निर्णय लिया है। इसमें से 4 फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आते हैं, जिनके नाम जो है नीचे दिए गए हैं। पहला टेलचार ओडिशा, दूसरा रामायगुंडम तेलंगाना, तीसरा गोरखपुर यूपी में है, चौथा सिंदरी झारखंड में है और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक प्लांट हैं जो कि बरौनी बिहार में खुलेंगे। और जितने भी ये प्लांट हैं प्रत्येक की कैपेसिटी करीबन 12.7 लाख मीट्रिक टन की है। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं या उसके अंदर में आते हैं। नेक्स्ट, अब हम इम्पोर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अप्रैल माह में सेलिब्रेट किए गए हैं और ये एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर से जो है रिलेटेड है। सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ये हर साल पृथ्वी के एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन फ्री के लिए अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस बढ़े और एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसको कम से कम किया जा सके। अगला मनाया गया है नेशनल पंचायती राज डे, जो कि 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। भारत में पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम चलता है, जिसमें कि पहला है विलेज पंचायत, दूसरा है ब्लॉक पंचायत जिसे मंडल समिति भी कहते हैं, तीसरा है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जो आखिर में है
वर्ल्ड वेटनरी डे जो कि सेलिब्रेट किया गया है 25 अप्रैल को। यह हर साल अप्रैल महीने की लास्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इस बार पड़ा था 25 अप्रैल को। इसकी थीम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। दोस्तों आप सबकी थीम जरूर याद रखना, क्योंकि थीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल के एग्जाम में थीम काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए आप थीम जरूर याद रखना। वेटनरी डे जो है ये हर साल वेटनरी डॉक्टर्स और एनिमल्स के इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उनके हेल्थ का, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जा सके। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 63वीं ऑनलाइन वर्कशॉप ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम ऑन मेज पर आयोजित किया है, जो कि मक्के की उन्नत खेती पर आयोजित किया गया था। सबसे पहले हम ICR के बारे में जान लेते हैं। ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 16 जुलाई 1929 को पूसा बिहार में हुई थी। 29 जुलाई 1936 को न्यू दिल्ली पूसा में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि पूसा बिहार में एक काफ़ी ज़्यादा भूकंप का प्रभाव देखने को मिला था, जिसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली पूसा में। न्यू दिल्ली में भी जगह का नाम पूसा ही है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। यह एग्रीकल्चरल रिसर्च, एजुकेशन और कोऑर्डिनेटिंग और गाइडिंग का काम करती है, यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये रिसर्च, एजुकेशन और कोऑर्डिनेटिंग और गाइड का काम करती है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो किया जा सके। AICRP यानी कि एग्रीकल्चरल क्रॉप हस्बेंड्री पर रिसर्च का भी काम करती है। इस ऑनलाइन वर्कशॉप में मक्के की 8 नई वैरायटी को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि डिफरेंट जोन्स यानी कि अलग अलग जोन्स और अलग अलग सीजन्स के लिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग टाइप के जोन्स हैं और कई 2-3 तरह के सीजन भी हैं, इसलिए जो है ये 8 तरह की मक्के की वैरायटी आइडेंटिफाई की गई है, ताकि किसी भी समय इसका जो है उपयोग किया जा सके। इसमें मक्का ऐप भी लॉन्च किया गया, जो कि एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है, जो कि उन्नत खेती के बारे में, मक्के की उन्नत खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे फार्मर डाउनलोड करके इसके बारे में, यानी कि मक्के के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, मक्के की खेती के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। चना और मसूर की खरीद MSP पर करने के लिए सरकार ने 1250 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत 1.7 लाख टन चना, 0.87 लाख टन मसूर को सरकार प्रोक्योर करेगी, यानी कि खरीदेगी। ये जो एजेंसी है, खरीदने की जो एजेंसी सरकार ने तय की हुई है, ये है नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और SFAC यानी कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये दोनों मिलकर प्रोक्योरमेंट में भागीदारी लेंगे। आइए NAFED के बारे में जानते हैं। NAFED यानी कि मैंने अभी बताया, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1958 को हुई थी। यह मार्केटिंग और कॉपरेशन की अपेक्स बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधीन है। यह एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के क्षेत्र में स्टोरेज, प्रोसेसिंग, प्रमोशन का काम करती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी कि इंटर स्टेट में व्यापार, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, होलसेल और रिटेल बिजनेस पर भी काम करती है। यह अपने मेंबर्स को टेक्निकल एडवाइस भी प्रदान करती है। नाफेड के चेयरमैन हैं विजेंद्र सिंह, जो कि अभी करंट में चेयरमैन है। और SFAC के बारे में जानते हैं। SFAC एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो एग्री बिजनेस पर काम करती है, जिससे कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जा सके। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा प्रमोट की जाती है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सक्षम समझने के लिए हमें लैंड होल्डिंग के हिसाब से फार्मर्स को क्लासिफिकेशन करना होगा, यानी कि हम फार्मर्स के टाइप्स को देख लेते हैं होल्डिंग्स के हिसाब से। सबसे पहले है मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स वैसे फार्मर्स होते हैं जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम होती है। स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है। और सेमी मीडियम फार्मर्स वैसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग होती है। मीडियम फार्मर्स वैसे फार्मर्स होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 4 से 10 हेक्टेयर के बीच होती है।
और लार्ज फार्मर वैसे होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड होल्डिंग होती है। वापस आते हैं टॉपिक पर। टोटल प्रोडक्शन का 25% स्टेट भी एमएसपी रेट पर प्रोक्योर कर सकते हैं, यानी कि जो सेंट्रल ने प्रोक्योरमेंट का जो ये रूल बनाया है, इसके हिसाब से ये जो प्रोक्योरमेंट है इसमें 25% स्टेट भी अपनी भागीदारी ले सकते हैं, यानी कि प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा बात पल्स पर हुई है, तो वर्ल्ड पल्स डे के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि सेलिब्रेट तो अभी नहीं किया गया है, वो 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पल्स के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही थी इस बार प्लांट प्रोटेक्शन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, प्लांट प्रोटीन्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं करंट अफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020-21 के लिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए टारगेट सेटअप किया है, जो कि 298.3 मिलियन टन है, जिसमें खरीफ के फसल 149.92 मिलियन टन है और रबी के फसल 148.4 मिलियन टन है। करंट ईयर का प्रोडक्शन जो है 291.95 मिलियन टन है, अर्थात 2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि टारगेट सेटअप में देखा गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंट फूड ग्रेन्स को जो कि टारगेट किया गया है और पिछले साल में क्या अंतर है। राइस को देखते हैं, जो कि 2019-20 में 117.47 मिलियन टन की उत्पादन हुई थी। इस बार जो है 117.5 मिलियन टन की वृद्धि को टारगेट किया गया, यानी कि 2020-21 के लिए, यानी कि 0.03 मिलियन टन की बढ़ोतरी इसमें टारगेट की गई है। वीट यानी कि गेहूं 106.5 मिलियन टन 19-20 में और 106.5 2020-21 में भी, यानी कि ये सेम रहेगी। कोर सीरियल की बात करें तो 45.54 2019-20 में, 48.7 2020-21 में, यानी कि 3.16 मिलियन टन जो है इसमें वृद्धि देखी जा सकती है। पल्स यानी कि दलहन की अगर बात करें तो 23.02 2019-20 में और 25.6 2020-21 में, यानी कि 2.58 का इंक्रीज जो है इसमें देखा जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और नॉन फूड ग्रेन्स की बात करें तो कॉटन 34.14 मिलियन बेल्स, जो कि 2019-20 में, और 36 मिलियन बेल्स जो है 2020-21 में। शुगर कैन की अगर बात करें तो 353.8 मिलियन टन 2019-20 में और 390 मिलियन टन 2020-21 में टारगेट किए गए हैं। तो ये डेटा दोस्तों महत्वपूर्ण डेटा है फिलहाल के लिए, आप इसे याद जरूर रखिएगा। आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे एंड एमएसएमई श्री नितिन गडकरी जी ने बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की एमएसएमई से संबंधित योजनाओं तक पहुंच को सुलभ बनाएगा। इसके अलावा रिसर्च एक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट, रूरल नॉलेज का भी प्रचार प्रसार करेगा। सरकारी गतिविधियों के अलावा एक यूजर भी दूसरे यूजर से अपनी जानकारी को शेयर कर सकते हैं, और जिससे इसमें यूजर को रजिस्टर करना होता है अपना सेक्टर, जैसे कि रूरल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रो प्रोसेसिंग इत्यादि, उनको चयन करना होगा। उसके बाद इसमें रजिस्टर्ड करके वो भी अपनी जानकारी को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं हम लोग। एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी जो मैन्युफैक्चर का काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट टेबल में आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो एंटरप्राइजेज जो इन्वेस्टमेंट जो कि प्लांट या मशीनरी में करते हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर मैन्युफैक्चर की जा रही है पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर कंपनी में या फैक्ट्री में, जैसे कि कोई फूड मटेरियल हो या खाने पीने का अन्य सामान हो जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो उसमें जो है माइक्रो एंटरप्राइजेज की कैटेगरी में हम उसे रखेंगे जिसमें कि 20 लाख से ऊपर का इनकम, 20 लाख से ऊपर का शेयर ना हो, यानी कि शेयर जो इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी में 20 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें, जो अपनी सर्विसेज देते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स या टेलीफोन्स, इस टाइप के जितने भी सर्विसेज हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट जो इक्विपमेंट में करते हैं तो वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो ये जो है 10 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है जो कि 20 लाख से ऊपर लेकिन 5 करोड़ से नीचे नहीं होने चाहिए। और सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये 10 लाख से ऊपर लेकिन 2 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए। मीडियम एंटरप्राइजेज़ की बात करें तो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ से ऊपर लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें कि 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर लॉन्च किया है जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जिसका नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आप याद कर सकते हो। लॉकडाउन के समय में यह मुख्यतः ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेडर्स, सेलर्स और ट्रक ड्राइवर इत्यादि को फल, सब्जियों, बीज, खाद, कीटनाशी यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं या इनपुट प्रोडक्ट हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस तरह की किसी भी समस्या को आने पर किसान जो है इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का लाभ जो है वो अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं नज़दीकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के द्वारा, वो ताकि उनसे जो है उनका खर्च कम से कम आए और जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आसानी से मिल जाए। और कृषि में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। लॉकडाउन के समय में, खासतौर से इस समय में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए ये टोल फ्री नंबर जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, आपको कमेंट करना है कि ये आरबीआई के कैबिनेट नंबर के गवर्नर हैं, ने नाबार्ड और सिडबी को रीफाइनेंस करने की घोषणा की है। कोविड-19 के समय फाइनेंशियल सेक्टर की हालत बहुत खस्ती है, इसलिए इन्होंने रीफाइनेंस करने के लिए आरबीआई को रिक्वेस्ट किया था। इसमें नाबार्ड को 5,000 करोड़ रुपए और सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। इन्हें रेपो रेट यानी कि 4.4 पर आरबीआई ने चार्ज करने वाली है। रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट यानी कि आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें कि आरबीआई दूसरे बैंकों से ऋण लेती है और वो उस रेट पर उसे ब्याज देती है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, जिसने कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, उसने एक मछली के गलफरे से लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट सिस्टम लॉन्च किया है जो कि एक चार्जिंग सिस्टम पे बेस्ड है। यह एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस के तौर पर काम करेगी जो इको फ्रेंडली भी है, और चूँकि मछली के गिल से तैयार होती है तो ये काफ़ी जो है सस्ती भी होगी। आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 169 नए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की लिस्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत नॉर्थ इंडिया ओशियन, बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन को चिन्हित किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर में से एक है तथा 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम भी इसके अंतर्गत हैं, जिन्हें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की एडवाइजरी की जिम्मेदारी दी गई थी। तो उन्होंने जो है ये 169 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को खोज निकाला है। और जो है हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं, जो कि 1875 में फाउंड किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में ये आता है। प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है पहला क्लाइमेट डायलॉग पीटर्सबर्ग को रिप्रेजेंट किया है।
यह जर्मनी द्वारा होस्ट किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन था, अर्थात क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए ये रखा गया था, यानी कि क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए ये आयोजन किया गया था, जो कि हमारे मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया इंडिया की तरफ से। और अभी चूँकि कोविड-19 का जो क्राइसिस चल रहा है, उसको देखते हुए ये अभी सारी इस तरह की योजनाएं जो ऑनलाइन ही हो रही है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आयोजन किया जा रहा है। अगला हम देखते हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड 2019 यानी कोविड-19 के इम्पैक्ट को फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी और न्यूट्रिशन, प्रमोशन ऑफ रिसर्च, रिस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट, फूड सप्लाई इत्यादि द्वारा कम करना है। यानी कि जो कोविड-19 के जो दुष्प्रभाव हैं, जिसके के कारण भूखमरी इत्यादि की समस्याएं आ रही हैं, उस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो है ये G20 में इस तरह की मीटिंग रखी गई थी, जिसे कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टिसिपेट किया था। G20 के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। G20 यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 यूरोपियन यूनियन को मिलाकर 20 देशों का एक समूह है, जो 26 सितंबर 1999 में खोजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हेल्थ चैलेंजेस को शेयर कर इम्प्रूव करना है। सोलह ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस से बिलोंग करते हैं, ने ग्लोबल रिपोर्ट फूड क्राइसिस तैयार किया है। इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किया है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, यह फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा रिलीज़ किया गया है। उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया कि 55 देशों में 135 मिलियन लोग जो कि भारी भूखमरी से जूझ रहे हैं इस वक्त कोविड-19 के द्वारा, तथा इसमें इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए काफ़ी सारे उपाय को भी देखा गया है। हालांकि ये बहुत इफेक्टिव अभी तक तो नहीं साबित हुआ है। आगे देखते हैं कोविड-19 की घड़ी में क्या क्या कर पाती हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि पता नहीं किसी टेक्निकल कमी के कारण जो है वो शायद दिख नहीं रही है स्क्रीन पे, या फिर सेव नहीं हो पाई होगी। भारत का फॉरेन ट्रेड जो है डिक्लाइन हुआ है। यह करंट ईयर में करीबन 528.45 बिलियन USD यानी कि US डॉलर, अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया है, जो कि करंट ईयर में अनुमानित किया गया 528.45 बिलियन डॉलर, US डॉलर, जो कि लास्ट ईयर से 1.36% कम है। मार्च के महीने में जो मेजर डिक्लाइन हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऑयल सीड में करीबन 70% के करीब डिक्लाइन हुआ है। मीट या डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट में करीबन 45.48% का डिक्लाइन हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स में 42.32% का डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा अदर सीरियल्स में जो है 33.42% का डिक्लाइन हुआ है। राइस की बात करें तो 28.2% का डिक्लाइन हुआ है। इंपोर्ट की बात करें तो 598.61 बिलियन US डॉलर अनुमानित है, जो पिछले साल से 6.33% कम है। इसमें ऑयल में करीबन 15% और नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स में माइनस में यानी कि 33.78% की कमी देखी गई है। इसका मुख्य कारण जो है कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन है ये कहा जा सकता है। तो इसके अलावा जो है एक और मैं जानकारी आपको बता देता हूँ। 2020 में रिकॉर्ड 106.21 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले साल से 2.61 मिलियन टन ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। सेशन थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे से कोशिश करूँगा कि सेशन जो है कम से कम है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स या फिर सवालों को बता सकूं। क्योंकि अभी मैं नया वीडियो अपलोड करना शुरू किया है मैंने, तो आगे से ये कोशिश रहेगी कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे बोलने की समस्या होगी, कुछ थोड़ी सी झिझक होगी या माइक की इश्यूज़ होंगी, वो धीरे धीरे मैं आपको
बेहतर इम्प्रूव करके दूंगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कमियां तो हर इंसान में होती है, मेरे में भी हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपसे इम्प्रूव ज़रूर करूँगा अगर आप लोग जो है हमारे इस वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो ये था हमारा अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग वापस मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और स्टे होम, स्टे सेफ।